तुर्की ने जब भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश की, तब उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह कदम उसके लिए एक रणनीतिक भूल साबित होगा। भारत के रास्ते में रोड़ा बनना और भारत के खिलाफ जहर उगल करके भारत को ललकारना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। एर्दोआन सरकार को लगा कि भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक ताकत और आक्रामक बयानबाजी के दम पर वो भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। तुर्की के नेतृत्व ने खुले मंचों से भारत के खिलाफ जहर उगला, कश्मीर मुद्दे पर बार बार हस्तक्षेप किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीति को चुनौती दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत चुप रहने वाला नहीं है। वो हर कदम नाप तोल कर चलता है। जब तुर्की ने भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना के जहाजों के रास्ते में अनावश्यक दखल देना शुरू किया, तब पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने अंकारा की नींव हिला दी। भारतीय नौसेना ने न केवल स्थिति पर गुप्त नजर बनाए रखी, बल्कि अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर तुर्की की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तुर्की को लगा भारत डरकर पीछे हटेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हालात पलट गए। तुर्की के एक एक कदम पर भारत की गहरी पकड़ और सटीक जवाबी रणनीति सामने आने लगी। अब तुर्की की सामरिक ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। उसके सहयोगी देश दूरी बनाने लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख गिरती जा रही है। तुर्की की वही गलती जो उसने भारत को ललकार कर की थी, अब उसके सिर पर रणनीतिक संकट बनकर मंडरा रही है। आने वाले दिनों में यह संकट किस रूप में फटेगा, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। इस वक्त भारत के कब्जे में पहुंच चुके हैं। आखिरकार तुर्की को बहुत बड़ी क्षमता से हारना ही पड़ गया। तुर्की को लगा था कि भारत क्या ही कर लेगा। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन भारत को चंद सेकंड के अंदर ही तबाह कर देंगे, भारतीय युद्धपोतों की जानकारी उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुर्की का पूरा प्लान फेल हो चुका है और तुर्की इस वक्त पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में आ चुका है। और इसके बाद भारत ने अब तुर्की को सीधे अल्टीमेटम दिया है, और यह अल्टीमेटम कुछ और नहीं, सिर्फ 12 घंटों का अल्टीमेटम तुर्की को मिला गया है। क्योंकि अगर तुर्की इस 12 घंटे के अंदर अंदर भारत की तरफ से दिए गए सीधे निर्देश को, यानी कि भारतीय नेवी के हुक्म को नहीं मानता है, तो सीधे इस पर और बड़ा एक्शन भारत करेगा जो कि पहले से ही भारत के पूर्ण कंट्रोल में आ चुका है। सबसे पहले तो तुर्की को लगा था कि भारत अब तुर्की के ऊपर रियायत कर देगा, लेकिन भारत ने तुर्की की सबसे पहली सामरिक शक्ति को तोड़ा, उसकी गैस पाइपलाइन। इसके बाद तुर्की को तब भी भारत की बात और भाषा समझ नहीं आई। तुर्की ने फिर से वही गलती दोहराई, अपने ताकत पर ड्रोन की। लेकिन भारत ने तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को ही तबाह कर दिया, उसके पूरे ड्रोन सिस्टम को ही हैक करके इस वक्त तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके बावजूद तुर्की को बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी नेवी को भारत के युद्धपोतों के सामने उतार दिया, और यह गलती तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। क्योंकि भारत ने अब जो किया है, वास्तव में कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह कदम उठाने वाला भारत एकमात्र देश बनने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से तुर्की के दो युद्धपोत भारत के हाथों इस वक्त आ चुके हैं, और इस वक्त भारतीय नेवी चौतरफा तुर्की के उस क्षेत्र बी पर भी पूरा कब्जा जमा करके बैठी हुई है। कैसे किया, और पिछले 48 घंटों के बीच में जो महज 24 घंटे लास्ट के थे, उस पर भारत ने क्या क्या किया, और भारतीय नेवी ने किस कदर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और सभी को सिलेक्ट करें लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े अपडेट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, दुनिया को लगा था कि भारत अभी भी उन्हीं देशों में है जो पहले की तरह सॉफ्ट पावर थे। भारत किसी भी देश पर सामरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की टेक्नोलॉजी अभी भी 19वीं या 20वीं सदी की है, लेकिन भारत वास्तव में दुनिया की टेक्नोलॉजी जहां 21वीं सदी में है, तो भारत इस वक्त 22वीं सदी की टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। और भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन न सिर्फ भारत को पूरी दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा कर चुका है, बल्कि भारत का जो इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसे साफ तौर पर यूएसएससी में भी देखा जा रहा है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूएसएससी को लेकर के अब तुर्की गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो उठा है, और भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस भी शहर, जिस भी कोने, जहां से भी बैठ करके हमारी वीडियो देखते हैं, अपने शहर, अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप कब से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और हम ये जरूर जानना पसंद करेंगे कि आखिरकार आपको किस क्षेत्र की वीडियो पसंद आती है।
और किस कदर से हमारा यह परिवार लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भूमध्य सागर की लहरें उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे और समुद्र की सतह पर गहराता सन्नाटा मानो किसी आने वाले भूचाल की चेतावनी दे रहा था। तुर्की को लगा था कि वह इस सागर का एकमात्र खिलाड़ी है और भारत जैसे एशियाई देश को यहाँ केवल दिखावे के लिए ही जगह मिली है। तुर्की ने अपनी अत्याधुनिक नेवी फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को भारत की नौसैनिक टुकड़ियों के सामने ऐसे खड़ा कर दिया था जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जाल में फंसा लिया हो। अंकारा के रणनीतिक गलियारों में उस समय आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ रही थी। तुर्की के अधिकारियों को पूरा यकीन था कि भारत भूमध्य सागर में उनकी धौंस देखकर पीछे हट जाएगा, लेकिन जो कुछ अगले 48 घंटों में हुआ उसने न केवल तुर्की बल्कि पूरे पश्चिमी सैन्य तंत्र को झकझोर कर रख दिया। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना मिसाइल दागे और बिना किसी पारंपरिक युद्ध के तुर्की की सामरिक रीढ़ पर ऐसा प्रहार किया जिसकी कल्पना तुर्की ने कभी कभी नहीं की थी। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछाया जो सागर में तैरते तैरते तुर्की की पूरी नेवी को घेरने लगा। चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के भारत ने सबसे पहले भूमध्य सागर के उन अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर अपनी निगरानी व्यवस्था सक्रिय की जो तुर्की के युद्धपोतों की गतिशीलता के लिए जरूरी थे। भारतीय पनडुब्बियां, जिनकी मौजूदगी का किसी को अंदाजा तक नहीं था, अचानक तुर्की के युद्धपोतों के बेहद करीब आ गईं। उधर सतह पर भारतीय नेवी के कुछ जहाज तुर्की के जहाजों के चारों ओर एक अर्धवृत्ताकार घेरे में तैनात हो गए। तुर्की के रडार सिस्टम इस हलचल को पहचानने में पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर तकनीक का ऐसा घातक संयोजन अपनाया था जिससे तुर्की के निगरानी सिस्टम कुछ घंटों के लिए अंधे हो गए। अगला कदम और भी चौंकाने वाला था। भारतीय साइबर यूनिट्स ने तुर्की के नौसैनिक कमांड नेटवर्क में सेंध लगा दी। जहाजों के बीच संपर्क टूटने लगा, नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ाने लगे और तुर्की के कप्तानों को एक दूसरे के आदेशों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। कुछ ही देर में तुर्की के सबसे उन्नत युद्धपोत दिशा खो बैठे हुए न तो सही रास्ता पकड़ पा रहे थे और न ही अपने बेस से निर्देश ले पा रहे थे, और इसी बीच भारतीय जहाजों ने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया। रात के अंधेरे में भूमध्य सागर की लहरों के बीच तुर्की के युद्धपोत भारतीय नियंत्रण में आने लगे। तुर्की के सैनिकों को जब यह एहसास हुआ कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में आ चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय नेवी ने तुर्की के जहाजों को हथियारों के जरिए नहीं बल्कि तकनीकी कौशल और रणनीतिक घेराबंदी से बिना लड़े अपने कब्जे में ले लिया। तुर्की के सैनिक जहाजों पर मौजूद थे, लेकिन उनके हाथों में मौजूद आधुनिक हथियार भी उस समय बेकार साबित हुए, क्योंकि उन्हें संचालित करने के लिए जिन नेटवर्क्स की जरूरत थी वे सब भारतीय नियंत्रण में आ चुके थे। यह नजारा ऐसा था जैसा किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। तुर्की की शक्तिशाली नेवी, जिसके दम पर वह भूमध्य सागर में अपना रौब जमाता था, अब भारतीय जहाजों से घिरी खामोश पड़ी थी। न तो वे हमला कर सकते थे, न पीछे हट सकते थे और न ही अपने मुख्यालय से आदेश ले सकते थे। अंकारा में बैठे तुर्की के रक्षा अधिकारियों के चेहरों से रंग उड़ चुका था। वे अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे कि जिन जहाजों को वे गर्व से सागर का शेर कहते थे, वे अब भारतीय रणनीतिक घेरे में ऐसे फंसे पड़े हैं जैसे कोई शेर शिकारी के जाल में। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें लीक होने लगी। भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की को घेरा। बिना गोली चलाए भारतीय नौसेना ने किया अभूतपूर्व ऑपरेशन। तुर्की के जहाज भारतीय नियंत्रण में। यह खबर न केवल यूरोप बल्कि अमेरिका और रूस तक में सनसनी की तरह फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत ने कुछ ही घंटों में तुर्की की पूरी नौसैनिक ताकत को तकनीकी और रणनीतिक तरीके से घुटनों पर ला दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में अपने किसी भी जहाज या सैनिक को खतरे में नहीं डाला। यह एक साइलेंट स्ट्राइक थी, बिना तोप, बिना बम, बिना मिसाइल, लेकिन असर इतना गहरा कि तुर्की की सामरिक स्थिति पूरी तरह हिल गई। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि तुर्की इस झटके से कैसे उभरेगा। असली सवाल यह था कि भारत ने भूमध्य सागर में ऐसी जबरदस्त क्षमता कैसे विकसित कर ली जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। यूरोपीय खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं, तुर्की के सहयोगी देशों में चिंता की लहर दौड़ चुकी थी और अंकारा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। तुर्की का सपना कि वह भारत को डरा देगा अब एक डरावना सपना बन चुका था खुद उसके लिए। 48 घंटों के भीतर भारत ने न केवल तुर्की की नेवी को मात दी बल्कि पूरे भूमध्य सागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का ऐसा प्रदर्शन किया
जिसने भू राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि भारत ने यह सब कुछ बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए कर दिया था। अब यह गलती तुर्की की एक एक सामरिक शक्ति पर भारी पड़ रही है। तुर्की को लगा कि भूमध्य सागर में भारत को वो धौंस दिखाएगा और भारत देख के चुपचाप वापस निकल जाएगा। लेकिन तुर्की का यह सपना सपने में ही रह गया और हकीकत में जो हुआ उसने तुर्की की इस वक्त रूह कपा दी है, क्योंकि भारत ने पिछले 48 घंटों में तुर्की के साथ जो किया है वो वास्तव में अविश्वसनीय है। और तुर्की क्या, दुनिया के लगभग सबसे पावरफुल देशों को भी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने कुछ ही चंद घंटों में तुर्की की सामरिक शक्ति पर इतना बड़ा हमला बोला है, वह भी कोई बहुत बड़ा कदम उठाए बिना। और इस वक्त भारत ने तुर्की को बिना किसी हथियारों के चौतरफा भूमध्य सागर में घेर रखा है। तुर्की की वो नेवी जिस पर वो बहुत घमंड कर रहा था, वही तुर्की के युद्धपोत जिन युद्धपोतों से तुर्की भारत को धमकियां भेज रहा था, अब उन्हीं युद्धपोतों पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इस वक्त भारतीय नेवी ने भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी को चौतरफा घेर रखा है। यहां तक कि तुर्की की नेवी तो छोड़ो, वहां के सैनिक जो इन नेवी पर मौजूद थे इन जहाजों पर तैनात किए गए थे। दोस्तों, पूरा का पूरा मामला तुर्की ने अपने सर जबरन लिया। तुर्की को लगा कि वह इस सब कुछ करके मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा। उसे लगा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, उसके कुछ एक ड्रोन्स को गिरा देगा या फिर उसके सामने हार मान करके वापस भूमध्य सागर से लौट जाएगा। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि उसके सामने भारत खड़ा है, कोई और देश नहीं। क्योंकि भारत जब किसी भी युद्ध की जैसी स्थितियों में या फिर किसी भी स्थिति में जब उतरता है तो सबसे पहले सामने वाले दुश्मन की उस नस पर वार करता है जो सीधे उसकी सांसें रोक देने वाली होती है। भारत ने इस मामले में भी कुछ ऐसा ही किया। भारत ने पिछले 48 घंटों में जहां से ताकत मिलती है उस शक्ति को ही ध्वस्त करने का काम किया। दरअसल बता दें कि तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कहे जाते हैं, इजराइल के बाद। लेकिन तुर्की को शायद यह नहीं पता था कि भारत का तोड़ उसके ड्रोन्स पर भी भारी पड़ेगा। तुर्की को लगा कि वह अपने ड्रोन्स को भारतीय युद्धपोतों के ऊपर से गुजारेगा और भारत को इस बात की भनक नहीं लगेगी और भारत के युद्धपोतों की रेकी वो आसानी से कर लेगा। लेकिन भारत ने किया क्या, उसके पूरे के पूरे ड्रॉस के सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। भारत ने उस पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। और जैसे ही यह बात तुर्की को पता लगी, तुर्की के हाय निकल गई। तुर्की को लगा कि आखिरकार कर क्या दिया भारत ने। खैर, सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि वो देश भी जो इस टेक्नोलॉजी से अब तक परेशान थे, वो देश भी ये समझ रहे हैं कि आखिरकार भारत ने किया तो किया कैसे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे तुर्की के सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई को कट कर दिया। जिन ऊर्जा सप्लाई के भरोसे पर तुर्की की नेवी पूरे भूमध्य सागर में गश्ते मार रही थी, उस पूरे के पूरे गैस सप्लाई को ही भारत ने ध्वस्त करते हुए उसे कट कर दिया, यानी कि तुर्की में ब्लैकआउट बना दिया। भारत ने फिर अपना सबसे बड़ा और अहम कदम चला तुर्की की नेवी के खिलाफ। बता दें कि तुर्की की नेवी अपने 450 समुद्री नॉटिकल माइल्स की सीमा से आगे बढ़कर के अपना बेस तैयार कर रही थी, जिसको लेकर के भारत ने पूरा का पूरा एक्शन उठाया। भूमध्य सागर की ठंडी और रहस्यमयी रात में जब समुद्र की लहरें शांत थीं और आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बिखरी थी, तभी एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे आने वाले समय में दुनिया शैडो वेव मिशन के नाम से जानने वाली थी। तुर्की नौसेना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी में भारतीय नौसेना का एक अदृश्य जाल धीरे धीरे उसके चारों ओर बिछ चुका है। भारत ने इस पूरे मिशन को महीनों की तैयारी, उच्च स्तरीय तकनीक और गुप्त रणनीति के साथ अंजाम देने की योजना बनाई थी। तुर्की के भूमध्य सागर में तैनात युद्धपोतों के लिए वह रात किसी भूकंप जैसी होने वाली थी, लेकिन बिना किसी धमाके के, बिल्कुल खामोशी में। सबसे पहले भारतीय नौसेना के साइबर वॉरफेयर यूनिट ने मिशन का पहला चरण शुरू किया। उन्होंने तुर्की के नौसैनिक बेड़ों में लगे नेविगेशन सिस्टम, रडार नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ग्रिड को निशाना बनाया। एक विशेष जैमिंग सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए भारतीयों ने तुर्की के जहाजों पर लगे सभी नेविगेशन सिस्टम को एक झटके में ब्लॉक कर दिया। तुर्की के जहाजों को ऐसा लगा मानो अचानक उन पर किसी अदृश्य ताकत ने हमला कर दिया हो। उनके रडार ब्लाइंड हो गए, जीपीएस सिग्नल गायब हो गए, और जो जहाज एक दूसरे से जुड़े थे वह अचानक एक एक कर अंधेरे में खो गए। तुर्की के युद्धपोतों पर सायरन बजने लगे, लेकिन उस समय तक भारतीयों का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शिप्स ने तुर्की के रेडियो सिस्टम को एक के बाद एक जाम करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में
तुर्की के भूमध्य सागर में फैले युद्धपोतों का एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह टूट गया। कमांड सेंटर से भेजे जा रहे सिग्नल्स बीच रास्ते में ही ब्लॉक हो रहे थे। तुर्की के नौसैनिक अफसरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। न कोई मिसाइल गिरी, न कोई ड्रोन दिखा, लेकिन उनका पूरा नेटवर्क बिखर गया। उधर भारतीय नेवी के स्टेल्थ युद्धपोत और पनडुब्बियां पहले से ही भूमध्य सागर में बिना किसी की नजर में आए तैनात हो चुकी थीं। उनके लोकेशन को छिपाने के लिए भारत ने एक गोस्ट ग्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके तहत भारतीय जहाजों की वास्तविक स्थिति को बदलकर तुर्की के रडार पर कुछ और ही दिखाया गया। तुर्की को लगता रहा कि भारतीय जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, जबकि असल में भारतीय बेड़े उसके चारों ओर पैंतरेबाजी कर चुके थे। इसके बाद मिशन का सबसे रहस्यमय चरण शुरू हुआ, अंडरसी सर्च ऑपरेशन। भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन टीम, जिनकी ट्रेनिंग विशेष रूप से गहरे पानी में गुप्त मिशन के लिए की गई थी, पनडुब्बियों से निकलकर समुद्र के भीतर तुर्की के सेंसर नेटवर्क और कमांड लिंक पर पहुंच गई। उन्होंने पानी के नीचे लगे तुर्की के हाइड्रोफोन और कम्युनिकेशन केबल्स में माइक्रो इंटरफेरेंस डिवाइसेस फिट कर दिए। यह डिवाइसेस न तो रडार में पकड़ में आते थे और न ही किसी सामान्य सोनार में। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।